हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 देख रहे हैं। इसका चौथा पाठ है अनुपात और समानुपात, और इसका अंतिम एक्सरसाइज प्रश्न संग्रह 4.5 है। इससे संबंधित एक नया गुणधर्म हमको समझना है, सतत समानुपात। इस सतत समानुपात का अर्थ यहाँ क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपको एक अनुपात दिया है A/B, यही अनुपात अगर बराबर है B/C के। जरा ध्यान दो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे जो इसका जो दूसरा पद लिख रहा हूँ वही इसका पहला पद लिख रहा हूँ। यही इसका मुख्य हिस्सा है कि अगर A/B बराबर है B/C के, तो हम कहते हैं ABC सतत समानुपात में है। ये अच्छी तरह आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस अनुपात का दूसरा पद और इस अनुपात का अंश सेम है, इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ABC सतत समानुपात में है। या इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे तिर्यक गुणा करोगे कि B² बराबर आएगा A/C। तो और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे भी हमको दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ABC सतत समानुपात में है। मतलब इस तरह से कभी आपको सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि सिद्ध करो कि ये तीन संख्याएं सतत समानुपात में है। तो अगर आपको ये संबंध प्राप्त होता है तो आप कह सकते हो कि ये तीनों सतत समानुपात में हैं। और यहाँ पर B को एक खास नाम दिया गया है। B A तथा C का ज्यामितीय माध्य कहलाता है। ये ध्यान में रखना। इसमें इस जो बीच वाला पद है, इस बीच वाले पद को, अगर ये तीनों सतत समानुपात में हैं, तो इस बीच वाले पद को हम ज्यामितीय माध्य कहते हैं, या इसी B को मध्यम समानुपाती पद भी कहते हैं। तो मतलब इसके दो नाम है। इसी को हम ज्यामितीय माध्य कह सकते हैं या इसी को हम मध्यम समानुपाती पद कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया है कि B इन दोनों का ज्यामितीय माध्य है, तो इसका मतलब आपको ये भी समझ लेना है कि ये तीनों कैसे हैं, सतत समानुपात में हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक मैं उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे एक अनुपात है 2:4 और एक दूसरा अनुपात लिख रहा हूँ मैं 4:8। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इन दोनों में इसका हर और इसका अंश सेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2, 4, 8 सतत समानुपात में हैं। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। मुख्य बात है कि अगर तीन संख्याएं कुछ इस तरह से हैं कि उनमें बीच वाले का वर्ग बराबर पहला गुणे तीसरा, तो हम कहते हैं ये तीनों सतत समानुपात में हैं। तो बच्चों, इस आधार पर, इतनी जानकारी के आधार पर हमें इस प्रश्न संग्रह के सवाल हल करने हैं, जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, इनमें कौन सी संख्या जोड़ने पर, मतलब इन हर एक में कोई एक संख्या जोड़ना है, जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। मतलब हमें ज्ञात करना है कि इस प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि उससे जो नए संख्याएं तीन प्राप्त होती हैं वो सतत समानुपात में हो जाए। तो अभी ये तीनों सतत समानुपात में नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें कि माना प्रत्येक में
जोड़ी जाने वाली संख्या x है। तो मतलब हम इस तरह से मान रहे हैं कि हर एक में हम x जोड़ने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं इसलिए 12 धन x, इसलिए 12 धन x, 16 धन x और 21 धन x, मतलब हर एक में हमने x जोड़ दिया। तो इससे जो नई 3 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, अब ये क्या हो जाएंगी, सतत समानुपात में है। और अगर ये सतत समानुपात में है तो अभी भी जैसा कि हमने गुणधर्म देखा सतत समानुपात का, कि हम कह सकते हैं इसलिए 12 धन x बटे 16 धन x बराबर होगा 16 धन x बटे 21 धन x। जैसे कि आपको ध्यान में होगा, अगर a b c सतत समानुपात में है तो हम कह सकते हैं कि a बटे b बराबर b बटे c, मतलब वो बीच वाली संख्या को हम 2 बार लिखते हैं। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16 धन x गुणे 16 धन x, मतलब यही चीज़ 2 बार है तो हम वर्ग लिख सकते हैं। और यहाँ से 12 धन x गुणे 21 धन x, तिर्यक गुणा किया हमने, इसके अंश में इसके अंश में इसके हर का, इसके अंश में इसके हर का। अब यहाँ पे इसका विस्तार करना है, मतलब पहले पद का वर्ग, ये 16 धन x है तो पहले पद का वर्ग मतलब 16 का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। जो a प्लस बी पूरे के वर्ग का फॉर्मूला यहाँ लगाए। यहाँ इन दोनों का गुणा करना है, पहले इस 12 का गुणा दोनों में, 12 का गुणा इसमें करेंगे, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 का गुणा इसमें 12x, फिर x का गुणा दोनों में 21x धन x का वर्ग। यहाँ पे 16 का वर्ग करेंगे 256 और इन तीनों का गुणा हो जाएगा 16 दूनी 32x धन x का वर्ग बराबर 252 धन, यहाँ पे ये दोनों सजाती हैं, इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, 2 1 3 2 1 3 धन x का वर्ग। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, अगर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। इस तरह से अब हमें जो प्राप्त हो रहा है इसका अगर हम पक्षांतर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये 32x ऐसे ही रहेगा, सजाती का पक्षांतर कर रहे हैं, 33x को इधर लेंगे तो -33x बराबर 252, 256 इधर ले गए तो माइनस हो गया। यहाँ पे एक धन एक ऋण घट जाएगा, लेकिन याद रखना बड़े वाले का चिन्ह। वैसे यहाँ पे एक धन एक ऋण लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, इसलिए कह सकते हैं x बराबर 4। मतलब उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, इसलिए प्रत्येक में जोड़ी जाने वाली संख्या हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है, कभी कभी प्रश्न जोड़ने की बजाय घटाना आएगा तो आपको प्लस की बजाय माइनस का इस्तेमाल करना होगा, बाकी सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार होंगी। तो इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 2 में आपको जानकारी इस तरह से दिया गया है कि ये 2 संख्याएं हैं 23 ऋण x और 19 ऋण x, और इनका ज्यामितीय माध्य दिया गया है 28 ऋण x। किताब में कहीं कहीं आपको यहाँ पे वर्ग लिखा है जो कि गलत है, आपको उसमें सुधार कर लेना है कि इन 2 संख्याओं का ज्यामितीय माध्य ये है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखा जाए कि पहले प्रश्न जैसा ही है, वहाँ पे फर्क ये था कि आपको जोड़ने की बात कर रहा था, यहाँ ऑलरेडी घटा करके दिया गया है कि 23, 28 तथा 19 प्रत्येक में से x घटाया जाए तो सतत समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। इसी प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मुख्य बात यह है कि ये ज्यामितीय माध्य है, तो जानकारी ये है कि चूंकि 23 ऋण x तथा 19 ऋण x
का ज्यामितीय माध्य 28 ऋण x है, ऐसा हमें जानकारी दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यामितीय माध्य का वर्ग मतलब 28 ऋण x का वर्ग बराबर होगा इन दो पदों का गुणनफल, मतलब 23 ऋण x गुणे 19 ऋण x। जैसे कि आपको मैं समझाया था सतत समानुपात का गुणधर्म में कि अगर a b c सतत समानुपात में है तो b को हम बोलते हैं ज्यामितीय माध्य, और उस ज्यामितीय माध्य का वर्ग बराबर होता है a गुणे c। अब यहाँ पे इसका विस्तार करना है, मतलब पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। और यहाँ पे जैसे पिछले सवाल में किए थे 23 का गुणा इन दोनों में, 23 का गुणा 19 में करना है, मतलब 19 तिरिक 57, 19 दूनी 38 और 5 43। तो 23 का 19 में गुणा किए 437, फिर 23 का गुणा x में 23x। इसी प्रकार x का गुणा दोनों में, x का गुणा 19 में ऋण 19x, और उसके बाद ऋण x का गुणा ऋण x में, ध्यान देना ऋण का गुणा जब ऋण में करेंगे तो धन हो जाएगा x का वर्ग। और फिर से यहाँ पर स्थिति ये बन रही 28 का वर्ग करेंगे 784। अगर न ध्यान में आए तो 28 गुणे 28 रफ में कर लो और उसके बाद लिखो, और इस 28 का 2 में गुणा 28 दूनी 56 x धन x का वर्ग बराबर 437। यहाँ फिर से ये दोनों सजाती हैं, चिन्ह समान है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42x, बड़े वाले का चिन्ह धन x का वर्ग। फिर से यहाँ स्थिति ये है, ये दोनों समान है तो अगर पक्षांतर करोगे तो घट जाएंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको इससे हमने काट दिया। तो कितना बचा 784 ऋण 56x बराबर 437 ऋण 42x। अब इस सजाती का पक्षांतर कर देते हैं तो ऋण 56x धन 42x बराबर 437 ऐसे ही रहेगा। 784 यहाँ धन में है, इस तरफ हम ले जाते हैं तो ऋण में हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एक धन है एक ऋण है, मतलब घट जाएगा तो 14x, पर बड़े वाले का चिन्ह, अक्सर इसमें गलती हो जाती है। वैसे यहाँ पे भी एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, 4 में से 7 नहीं घटेगा, 14 में 7 घटाएंगे 7, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 घटाएंगे 4, और यहाँ 7 है 7 में से 4 घटाएंगे 3, लेकिन फिर से बड़े वाले का चिन्ह। तो इसलिए हम कह सकते हैं 14x बराबर 347। तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 347 बटे 14। अभी देखो ये दोनों संख्याएं कुछ इस तरह से है कि और किसी संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए इसी को हम फाइनल उत्तर मान के चलते हैं कि x का मान 347 बटे 14 प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न इस तरह से है कि आपको 3 संख्याएं हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात वे सतत समानुपात में है और उनका ज्यामितीय माध्य दिया है, मतलब उन 3 संख्याओं में से जो बीच वाली संख्याएं हैं वो 12 दिया गया है। बाकी 2 संख्याओं की सीधी जानकारी नहीं दिया है, लेकिन उनका योगफल दिया है 26। तो इस आधार पर हमें बचे हुए दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहली बात तो हम मान लेते हैं कि माना वे संख्याएं a b c हैं। इस तरह से हम वो 3 जो सतत समानुपात वाली संख्याएं हैं उनको हमने a b और c मान लिया। तो और जानकारी दी है कि ज्यामितीय माध्य 12, ज्यामितीय माध्य को ही हम लोग बीच वाली संख्या कहते हैं और वो b बराबर 12, तथा आपको ये जानकारी दिया है शेष 2 का योगफल 26 है कि तथा a प्लस c, शेष 2 संख्याएं कौन सी हैं a और c, उनका योगफल दिया है 26। देखो ये जो योगफल दिया है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए c बराबर 26 ऋण a, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, इसको कथन नंबर 1 लिख दे रहा। अब हमें यह पता है कि a b c सतत समानुपात में है
और अगर तीन संख्याएं सतत समानुपात में है तो इसी बात को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है कि a बटे बी बराबर b बटे सी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर a गुणे सी। अब यहाँ पे b के स्थान पे हम 12 लिख सकते हैं, मतलब 12 का वर्ग बराबर a, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और अभी हमने देखा कि चूंकि दोनों का योगफल 26 था, इस आधार पे c का मान आ रहा है 26 ऋण a, मतलब c के स्थान पे हम लिख सकते हैं 26 ऋण a। ये हमने कैसे लिखा, कथन 1 से। आप चाहो तो यहाँ पे a का मान निकाल लो और a की जगह पर लिख दो 26 ऋण c, दोनों चलेगा। अब इसका जब 12 का वर्ग करेंगे 144, a का गुणा दोनों में 26a ऋण a का वर्ग। अब इसका मैं पक्षांतर कर रहा हूं तो ऋण a का वर्ग इस तरफ आएगा धन a का वर्ग, 26a को माइनस 26a, और 144 मैं इसी तरफ लिख रहा हूं तो वो 144 वैसे ही रहेगा, इस तरफ कुछ नहीं बच रहा है तो छोड़ नहीं देना है, वहां पर 0 आ जाएगा। अब आपको ध्यान में आएगा ये वर्ग समीकरण दिख रहा है, इसका जो बायां पक्ष है द्विघातीय त्रिपद दिख रहा है। अभी हमने तीसरे पाठ का अंतिम एक्सरसाइज में इस प्रकार के सवाल देखा था कि अगर द्विघातीय त्रिपद है तो उसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब 144 का ऐसा दो खंड कि जोड़ने पर 26 आ जाए। तो 144 के अलग अलग संभावित कई गुणनखंड होंगे, पर जोड़ने पर 26 आए तो उसके लिए एक ही जोड़ी बनेगी। 18 अट्ठे 144 और 18 और 8 जोड़ोगे तो 26 आएगा। चिन्ह के बारे में विचार करना, ये ऋण है तो बड़े वाले को ऋण, जोड़ना है तो दोनों चिन्ह समान होना चाहिए। अभी यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे a, यहाँ से a कॉमन ले लिए तो इन दो यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 18, और यहाँ से दोनों में 8 से भाग जाएगा तो 8 कॉमन ले लिए, यहाँ से a बचेगा। और ध्यान ये देना जब माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब ये धन का ऋण हो जाएगा। और 8 से इसमें भाग दोगे तो 8 एक्का 8, 6 64, 8 अठाई 64, मतलब 18 आ जाएगा। और बराबर 0 कभी कभी ये लिखने में भूल हो जाती है, ध्यान से लिखना है। अगर बराबर 0 नहीं लिखोगे तो समीकरण कहलाएगा ही नहीं। अभी दोनों कोष्टक सेम है तो हम कह सकते हैं, इसलिए a ऋण 18 कॉमन ले लिए, यहाँ से a बचा, यहाँ से 8 बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं, दो खंड बराबर है 0, इसका मतलब हम कह सकते हैं या तो पहला वाला खंड 0 होगा या दूसरा वाला खंड बराबर 0। अगर पहला खंड 0, a का मान 18, अगर दूसरा खंड 0 तो a का मान 8, मतलब हमें a के दो संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं। तो इसी आधार पे हम c भी ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हम विचार करें कि यदि a बराबर हम 18 लेते हैं तो c का मान क्या आएगा, c का मान क्या है 26 ऋण a, मतलब 26 ऋण 18 बराबर 8। और यदि हम a का मान 8 लेते हैं तो c का मान क्या आएगा 26 ऋण a, c बराबर क्या है 26 ऋण a, मतलब 26 ऋण a की जगह हम क्या विचार कर रहे हैं 8, a के स्थान पर 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। तो इस तरह से हमें c के भी दो संभावित उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, अगर a 18 है तो c 8 होगा, अगर a 8 है तो c 18 होगा, इसलिए उत्तर क्या प्राप्त होगा, इसलिए वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, अगर a का मान 18 लेते हैं तो b का मान तो 12 दिया गया है और c का मान कितना आएगा 8, या अगर a का मान हम 8 लेते हैं तो b तो 12 ही होगा और c कितना हो जाएगा 18। इस तरह से आपको दो संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं, 18 12 8 या 8 12 18। यहाँ प्रश्न नंबर 4 अगर आप ध्यान दोगे तो हमको ये जानकारी दिया है कि ये गुणे ये बराबर ये,
तो सिद्ध करना है कि ए बी सी सतत समानुपात में है। अगर आप ध्यान दोगे शुरू के 3 प्रश्न में किसी न किसी तरीके से बात ये था कि जानकारी दिया है कि सतत समानुपात में है तो कुछ ज्ञात करना था। यहाँ ठीक उसका उल्टा है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये सतत समानुपात में है। तो अगर इसको हमें सतत समानुपात सिद्ध करना है तो अगर कहीं से हमें ये प्राप्त हो जाए कि b का वर्ग बराबर है a गुणे c, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों कैसे हैं, सतत समानुपात में हैं। जैसे कि आपको मैं शुरू में समझाया था सतत समानुपात के गुणधर्म के बारे में कि अगर हमें मिल गया b का वर्ग बराबर है ac, तो हम कह सकते हैं ये सतत समानुपात में है। या आप कहते हो कि अगर ये सतत समानुपात में है तो इसका मतलब होता है b का वर्ग बराबर ac, ये इसका उल्टा वाला है। तो पहले हमें यहाँ पे ये जो जानकारी दिया है इसी पर विचार करना है कि हमें जानकारी दिया है a प्लस बी प्लस सी गुणे a माइनस बी प्लस सी बराबर है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। हमारा टारगेट क्या है, हमें इसको हल करना है और अंत में प्राप्त होना चाहिए b का वर्ग बराबर ac। अगर वो प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये सतत समानुपात में है। अब इसको हल करना है तो बहुत आसान है, इन दोनों का गुणा है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणे की क्रिया। तो हम क्या करेंगे, इस a का गुणा इन तीनों में करते हैं। a का गुणा a में करेंगे a का वर्ग, a का गुणा b में करेंगे, पर ध्यान देना यहाँ माइनस है, माइनस ab, a का गुणा c में प्लस ac। वैसे इस b का गुणा तीनों में, b का गुणा a में करेंगे तो ba, या उसी को हम a b लिख सकते हैं, b का गुणा b में लेकिन माइनस b का वर्ग, और b का गुणा c में bc। ठीक इसी तरह c का गुणा तीनों में करेंगे, c का गुणा a में करेंगे ca, या उसी को हम लिख सकते हैं ac, c का गुणा b में bc, और c का गुणा c में c स्क्वायर। और बराबर पक्ष जो दाएं पक्ष में जैसा है वैसे ही, उसमें हम और कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही उतार लिए। अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर ये स्क्वायर इस पक्ष में है, उधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, उधर भी है, सी स्क्वायर इधर भी है, उधर भी है। और एक चीज और ध्यान देना है कि ए स्क्वायर तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन एक धन है एक ऋण है। ध्यान दो, एक धन है एक ऋण है, मतलब ये इससे घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर BC धन में है, यहाँ BC ऋण में है, सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ये भी घट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे। बच क्या रहा है आपका, यहाँ से AC और यहाँ से AC, ये दोनों नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। तो AC जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, प्लस 2AC। ध्यान देना, नहीं तो झटके में पता चला सब काट दी। और यहाँ से b स्क्वायर ऋण जैसा है वैसी रह गया, c स्क्वायर जैसा है वैसी रह गया, और इस तरफ जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप देखोगे तो a स्क्वायर दोनों तरफ है, चिन्ह भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ से इस तरह से दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, a स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ से c स्क्वायर दोनों तरफ चिन्ह सेम है, कट जाएंगे। पर याद रखना b स्क्वायर नहीं कटेंगे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग। अगर एक ही पक्ष में है तो घटने के लिए चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अगर अलग अलग पक्ष में है तो घटने के लिए चिन्ह समान होना चाहिए। तो यहाँ क्या बच रहा है आपको, 2AC ऋण b का वर्ग बराबर b का वर्ग। ऋण b का वर्ग हम उस तरफ लिख सकते हैं, तो 2AC बराबर b का वर्ग धन b का वर्ग, मतलब हम कह सकते हैं 2AC बराबर 2b का वर्ग। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो 2 से कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा, AC बराबर b का वर्ग। और हमारा यही टारगेट था कि हमें मिलना चाहिए b का वर्ग बराबर AC। तो अर्थात इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हो कि अर्थात b का वर्ग बराबर है AC। इसलिए हम कह सकते हैं ABC सतत समानुपात में है। तो हमेशा आपको पहले ही सुनिश्चित कर लेना है कि जो सिद्ध करना है उसके लिए क्या मुख्य जानकारी मिलना आवश्यक है। तो यहाँ बच्चों, तो इस हिसाब से ये 4 प्रश्न पूरे होते हैं।
5वां और 6वां प्रश्न आपको स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है इस साल के सिलेबस में, जिसे आप खुद से प्रयास कर सकते हो, लेकिन हमको पढ़ाने के लिए यही 4 ही प्रश्न पढ़ाना था। तो इस तरह से यहाँ पर चौथा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।